सुबह सुबह अनीता काम पर जाने लगी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी रीमा और नीमा उसके पास आई। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, सिर बहुत भारी है। लगता है कल बारिश में भीग गई तो इस वजह से थोड़ा जुकाम भी है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आज आप काम पर मत जाओ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आज तो बहुत काम है। चंद्रिका भाभी ने आज जल्दी भी बुलाया था। एक काम करते हैं ना, मैं काम पर चली जाती हूँ, तुम माँ को दवाई दिलवा दो, बस दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं माँ को दवाई दिलवाकर उन्हें कुछ खिलाकर तेरे पास ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम मुझे दवाई दिलवा दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तू रीमा के पास चली जाना। रीमा काम पर चली जाती है और नीमा माँ को दवाई दिलवाने। अनीता शहर की बहुत ही पॉश कॉलोनी में काम करती थी, जहाँ पर काफी अमीर और पैसे वाले लोगों के घर थे। घर की लेडीज खुद से कोई काम नहीं करती थी, सब काम के लिए अलग अलग काम वाली आती थी, जिनमें से एक अनीता भी थी। रीमा काम पर जाती है तो थोड़ी देर बाद नीमा भी दवाई दिलवा कर आ जाती है। मैम साहब, ये दूध की मलाई फेंक दो। फेंक दो? हाँ, क्या करना है, रखकर बेकार ही रखिए। ठीक है मैम साहब। भैया 1 मिनट रुकना। क्या हुआ रीमा, तुमने मलाई फेंकने क्यों नहीं दी? मालकिन, इस मलाई से तो आप देसी घी बना सकते हो। ये तो बहुत सारी मलाई है, इसका तो ढेर सारा देसी घी निकल आएगा। क्या देसी घी? मैंने तो घर पर कभी नहीं निकाला। हमारे घर में तो देसी घी बाजार से आता है। हम आपको इस मलाई का देसी घी निकाल कर दे दें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बना दो, मेरा तो फायदा ही है। मुझे इस महीने देसी घी बाजार से नहीं मंगवाना पड़ेगा। भैया ये मलाई हमें दे दो, हम अभी इसका घी बना देते हैं। रीमा और नीमा वहाँ खाना बनाने वाले शेफ से मलाई ले लेती हैं और किचन में मलाई से घी बनाने लगती है। कुछ देर बाद बहुत ही बढ़िया मलाई का घी निकल आता है। ये देखकर मालकिन चंद्रिका बहुत खुश होती है। इस समय चंद्रिका की एक सहेली उससे मिलने आई होती है। तुमने तो बहुत बढ़िया घी निकाल दिया। हमारे तो जितने भी खाना बनाने वाले लगे हुए हैं सब मलाई को फेंक देते हैं। किसी ने भी हमें ये सलाह नहीं दी कि इतना रोज का दूध आता है, इतनी मलाई जुड़ती है तो हम इसका घी बना ले। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। घी में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम दोनों ये घी कैसे बना लेती हो? आंटी जी, ये घी बनाना हमने अपनी माँ से सीखा है। अरे अनीता को तुम जानती हो ना, ये अनीता की दोनों बेटियां हैं। अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए आज ये काम पर आई थी। वो तो रामू मलाई को फेंक रहा था तो इन दोनों ने देख लिया और देखो इस मलाई का घी बना दिया। मेरे घर पर भी मलाई बहुत खराब होती है, मैं खुद ऐसे ही फेंक देती हूँ। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर में भी घी बना दो। वैसे भी मैं बाजार से घी ऑर्डर करने वाली थी, घर पर बनवाऊंगी मलाई का तो मेरे हस्बैंड बहुत इम्प्रेस होंगे। मेरे ससुर जी को तो इन सब चीजों की बहुत आदत है। ठीक है आंटी जी, हम आ जाएंगे। आप अपने घर का पता बता दो, कहाँ है? मालकिन चंद्रिका की सहेली रीमा नीमा को अपना घर बता देती है। वो चंद्रिका के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। चंद्रिका का काम खत्म करके रीमा नीमा चंद्रिका की सहेली उषा के घर पहुंच जाती है। उषा उन्हें अपनी रसोई में ले जाती है और रीमा नीमा दोनों घी निकालने लगती हैं। अब ये बात जब उस कॉलोनी की बाकी कोठियों में रहने वाली चंद्रिका की बाकी सहेलियों को पता चलती है तो वो भी रीमा नीमा से घी निकालने के लिए कहती हैं। रीमा नीमा की इस काम से बहुत कमाई होती है। माँ देखो, आज हमने अरुणा आंटी के घर घी निकाला, उन्होंने हमें 200 रुपए दिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को तुम दोनों संभाल कर रखो। माँ, हम तो उस कॉलोनी में घी वाली बहनों के नाम से फेमस हो गए। कॉलोनी की सब आंटी जो थी सारी मलाई फेंक देती थी। उनके खाना बनाने वाले उनको ये चीज कभी बताते ही नहीं थे कि मलाई का मक्खन और घी बना लो। अब तो सबने घर में मलाई जोड़कर रखनी शुरू कर दी है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी होती है माँ सब घरों में। हाँ, मुझे तो ये बात पता थी, पर मैंने कभी बोला ही नहीं। ये तो तुम दोनों की समझदारी है कि तुमने उन्हें कह दिया, और आज उनकी इतनी सारी मलाई भी नहीं फेंकती और उनका घी भी निकल आता है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाजार से घी मंगवाता होगा। अनीता जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। कॉलोनी की सभी औरतों ने अब बाजार से घी लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको घर बैठे ही इतना बढ़िया ज्यादा मात्रा में घी मिल जाता था। क्या हो, तुमने आज घी क्यों नहीं लिया? तुम तो अक्सर घी ले जाती हो। नहीं, सामान में घी नहीं लिखवाया। और वैसे भी अब भूल जाओ मदन भैया कि तुम्हारी दुकान से कॉलोनी की कोठियों में घी जाने वाला है। क्यों, हमेशा तो 4-4, 5-5 किलो घी जाता है। अब क्या हो गया? तुम नहीं ले जा रही हो तो कोई और ले जाएगा, मेरा तो काम बेचना है। कॉलोनी के घरों में रीमा और नीमा नाम की वो जो 2 बहनें हैं ना, वो घी निकाल देती हैं। इस वजह से सबको उनके हाथ का घी पसंद आता है। सब अब घर में मलाई इकट्ठी करके रखने लगे हैं। रीमा नीमा बहुत बढ़िया घी निकाल देती हैं। अच्छा, तो ये बात है।
दुकानदार ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि कॉलोनी के घरों में उसकी दुकान से बहुत सारा घी जाता था। अचानक से सब घरों ने घी लेना बंद कर दिया तो उसकी कमाई कम हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका ने रीमा नीमा को एक बार फिर से घी बनाने के लिए बुलाया। रीमा नीमा, तुमने जो घी बनाया था वो तो खत्म हो गया, मलाई और इकट्ठी हो गई है। रामू तुम्हें और मलाई निकाल कर दे देगा, आज घी बना जाओ। जी मालकिन, हम बना देते हैं। रीमा नीमा रसोई में जाती हैं। वहां पर शेफ रामू फ्रिज में से मलाई निकाल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। ये रही मलाई, तुम दोनों इसका घी बना दो। इतनी थोड़ी सी मलाई, पर मलाई तो बहुत सारी इकट्ठा होती है, इसका तो बहुत जरा सा घी बनेगा। जितनी है उतना बना दो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैं भी यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं करता, नहीं तो मालकिन गुस्सा होती है। शेफ वहां से बाहर चला जाता है। रीमा नीमा घी बना देती है और उस दिन घी बहुत थोड़ा सा निकला। पता नहीं बड़ी वाली छलनी कहाँ रखी है, घी छानना रह गया है। मैं नीचे देखती हूँ, कहीं अलमारी में नीचे ना गिर गई हो। नीमा अभी छलनी ढूंढी रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे छुपे डस्टबिन पर जाती है जिसमें बहुत सारी मलाई गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी थैली में मलाई को फेंका हो। ये बात जब चंद्रिका को पता चलती है तो सारी बात सामने आ जाती है। शेफ रामू ने जानबूझकर मलाई को फेंक दिया था। रामू सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे दुकानदार ने ही ऐसा करने के लिए कहा था और इस बात के दुकानदार ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। मालकिन माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई। नहीं रामू, चाहे बात छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, पर ऐसी घटिया बात वो भी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम कैसे कर सकते हो? उस दुकानदार से तो अब इस कॉलोनी में हम में से कोई कुछ सामान नहीं लेगा, पर तुम्हें भी मैं नौकरी पर नहीं रखूंगी। तुम कहीं और जाओ और वहां नौकरी ढूंढो, इस कॉलोनी में तुम्हें कोई नहीं रखेगा। चंद्रिका शेफ रामू को नौकरी से निकाल देती है। अब उस दुकानदार से भी सबने सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे रीमा और नीमा के हाथों के बने घी की बात सबको पता चलने लगी। सब उन्हें घी निकालने के पैसे देते थे। धीरे धीरे रीमा नीमा ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न वो खुद की घी की एक दुकान बनाए जहां पर लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त हो। रीमा नीमा के दिमाग ने काम किया, उनकी योजना सफल रही। अब उन्होंने घी की एक बड़ी दुकान बना ली जहां पर वो घी बनाकर बेचने लगी और फिर एक दिन रीमा नीमा सफल घी व्यापारी बन गई और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आज उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने लिए और अपनी माँ के लिए वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली जिसके वो कभी सपने देखा करती थी। पूर्वी और अपर्णा दोनों बहनें अपनी बूढ़ी माँ आशा के साथ रहती थीं। उनके पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से जैसे तैसे आशा ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था। लेकिन एक रोज लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते आशा देवी भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। अपर्णा बड़ी थी, इसलिए अब पूर्वी की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अब लोगों के घरों में काम करके वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाने लिखाने लगी। एक रोज, अपर्णा दीदी, आप मेरा और घर का खर्चा अकेले उठाती हो, आप भी तो कितना थक जाती हो, फिर आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती? क्योंकि पूर्वी, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के घरों में जाकर कामकाज करके अपना जीवन बिताओ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करो और ढंग का काम करो। मैंने और माँ ने तो ये सब काम कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब काम करो। अपनी बहन की बात सुनकर पूर्वी अपर्णा को गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी को शुरू से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई भी कुकिंग लाइन में ही करती है। फिर एक रोज वो अपनी बहन को चिली पनीर बनाकर खिलाती है, जिसे चखकर अपर्णा कहती है, अरे वाह पूर्वी, ये तो बड़ा ही स्वाद बना है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतना अच्छा खाना बनाना जानती है। अगर इसे कोई भी खाएगा तो तारीफ करते थकेगा नहीं, बड़ा ही लजीज है ये। ऐसी बात है दीदी, फिर तो मैं गांव में अपना चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी, आप पैसों का इंतजाम कर दो। लेकिन बहन, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चिली पनीर का ठेला खोल सकूं। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मैंने कहा ना मैं चिली पनीर का ठेला लगाऊंगी, मतलब लगाऊंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो। अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए अपर्णा अब उन सभी लोगों से पैसे मांगती है जिनके यहाँ वो काम करती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से ही अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कर्जा उठाया होता है। थक हार कर अपर्णा गांव के मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। उसको उदास देख पंडित जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ अपर्णा बेटी, तुम बड़ी परेशान लग रही हो? पंडित जी, आप तो जानते ही हैं पूर्वी को मैंने बचपन से ही कितने लाड प्यार से पाला है
और उसकी हर इच्छा को पूरा किया है। अब वो गांव में ठेला लगाना चाहती है, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे हालात कैसे हैं। मैंने सबसे मदद भी मांगी, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। अपर्णा बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानता आया हूँ। ये लो, ये पैसे रखो और अपनी बहन का ठेला खुलवा दो। क्या पता इस ठेले से तुम बहनों के अच्छे दिन शुरू हो जाएं। ये सब देखकर अपर्णा को बहुत अच्छा लगता है। वो पंडित जी का शुक्रिया अदा कर घर आ जाती है और फिर जरूरत का सामान और ठेला लाकर गांव में अपनी बहन का चिली पनीर का ठेला खुलवा देती है। बच्चे बूढ़े सबको पूर्वी के हाथ का बना चिली पनीर बहुत पसंद आता है। ऐसे ही एक दिन गांव का मुखिया चिली पनीर खाता है और तारीफ करते हुए कहता है, वाह पूर्वी बिटिया, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या मजेदार चिल्ली पनीर बनाती हो तुम। सच कहूँ तो मैंने बहुत से चिल्ली पनीर खाए हैं, अलग अलग गांव और कई बार शहर में अपने बेटे के यहाँ जाता हूँ तब भी, लेकिन ऐसा चिल्ली पनीर मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा करो, 2 प्लेट चिल्ली पनीर पैक भी कर दो, मैं अपनी बेटी और पत्नी को भी खिलाऊंगा। जी मुखिया जी, मैं अभी बना देती हूँ। मुखिया वो चिली पनीर लेकर घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी को भी वो चिली पनीर बड़ा पसंद आता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूर्वी के चिली पनीर की बिक्री अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिसे देख उसकी बहन भी काफी खुश थी। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया की बेटी शोभा की शादी तय हो जाती है। पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के मेन्यू में चिली पनीर जरूर होने चाहिए, और वो चिली पनीर सिर्फ पूर्वी के हाथों का बना हुआ ही होना चाहिए। उसके हाथ का बना चिली पनीर खाकर सब बाराती तारीफ करते रह जाएंगे। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। ये बात करने के लिए मुखिया पूर्वी के पास गया। पूर्वी शोभा मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसका कहाँ कैसे टाल सकता हूँ। इसीलिए तुम उसकी शादी में चिल्ली पनीर जरूर बनाना, और इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी दे दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? इतना सारा मुनाफा देख पूर्वी झट से मुखिया को हाँ कर देती है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। लेकिन ध्यान रहे शिकायत का मौका नहीं मिले। जी आप बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने सारे जरूरी सामान की सूची दे दो, मैं सारा सामान मंगवा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे दिन गुजरते हैं और शोभा की शादी का दिन आ जाता है। पूर्वी बढ़िया से चिली पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके हाथ के बने चिली पनीर सबको बड़े पसंद आते हैं। शोभा की शादी के बाद तो अब उसके पास और भी ज्यादा ग्राहक आने लगे थे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी हुई। अब वो अपनी बड़ी बहन का लिया हुआ लोगों का सारा कर्जा भी उतार देती है, लेकिन उसका काम ज्यादा चलने की वजह से अब उसके मन में लालच अपना घर बना लेता है। अब तो मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। ग्राहक मेरे चिली पनीर के इतने दीवाने हो गए कि मैं उन्हें कुछ भी बनाकर खिलाऊं तो वो खा ही लेंगे। क्यों ना मैं पाउडर से पनीर बनाकर लोगों को खिलाऊं। अब वो लोगों को पाउडर से पनीर बनाकर चिली पनीर खिलाती है, जिससे उसकी लागत अब काफी कम हो जाती है और कमाई अच्छी खासी होने लगती है। न जाने क्यों, लेकिन इस चिल्ली पनीर का स्वाद अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आपने इसका मसाला बदलाया क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपकी जुबान को स्वाद नहीं आ रहा है। यहाँ पर कितने सारे ग्राहक बैठे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे शिकायत नहीं की। नहीं, लेकिन मुझे चिल्ली पनीर पहले जैसा नहीं लग रहा। होना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी ये बातें अपर्णा सुन लेती है। पूर्वी, ये ग्राहक ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? अरे नहीं दीदी, अब उसके मुंह का स्वाद खराब है तो मैं क्या करूँ। और वैसे भी 1-2 ग्राहक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पूर्वी इसी तरह अपने लालच को बढ़ाती जाती है। वो लोगों को हर रोज पाउडर मिला पनीर ही खिलाने लगी। लेकिन एक रोज पंडित जी उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना पाउडर वाला पनीर खाना लोगों के लिए कितना हानिकारक है। तुम ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? एक तुम्हारी बहन है जिसने इतनी मेहनत और कष्ट करके तुम्हें काबिल बनाया, और एक तुम हो जो ऐसा घटिया काम करके उसका नाम डुबा रही हो। अगर सब गांव वालों को पता चल गया तुम ये सब करती हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी गांव वालों की नजरों में। पंडित जी की बातें सुनकर पूर्वी का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। अब आज के बाद मैं कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। शुक्रिया पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह से पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए काम छोड़ देती है। अब वो पूरी ईमानदारी से अपनी बहन के साथ ठेले पर चिली पनीर बनाकर बेचती है। अब वो दोनों और भी ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, जिससे गरीबी के बादल अब उनकी जिंदगी से छटने लगे।